हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद होगी कि आप सब बेहतरीन और शानदार होंगे और आप सब जुड़ चुके हैं आरएस क्लासेस से। और मैं संदीप सर, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट। इसमें लाए आप लोगों के लिए 15 बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से काफी बेहतर है। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें हम लोग कल की वीडियो में हम लोग 15 जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो पढ़ चुके हैं और जो आज 15 क्वेश्चन लाए हैं इसमें आप लोग क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। आप लोग एकदम क्लियरली होकर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लिखा है कि एक बहुपद का उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा बाबू कि हम लोग को बहुपद का एग्जाम्पल देना है। क्या देना है? बहुपद का एग्जाम्पल देना है, लेकिन कुछ कंडीशन भी दे दिया है कि एग्जाम्पल तो हो बट क्या हो, एग्जाम्पल एक पदिया भी नहीं होना चाहिए। क्या? एग्जाम्पल एक पदिया भी नहीं होना चाहिए, फिर ना द्विपदिया। एक पदिया तो हो नहीं सकता क्योंकि कहा है अब बट हो हम लोग का द्विपदिया भी नहीं होना क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि त्रिपदिया भी नहीं होना चाहिए और बहुपदिया भी नहीं होना चाहिए। ना उसमें एक पद हो, ना दो पद, ना त्रिपद या ना 3 पद से ज्यादा पद भी नहीं होना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसा कंडीशन दिया है तो बहुपद एग्जाम्पल हो क्या सकता है। तो आप लोग को माइंड में एक शब्द चलना चाहिए और एक अंक चलना चाहिए जिस अंक का नाम क्या है? 0। क्या यह एक पदिया है? नहीं है। क्या यह द्विपदिया है? नहीं है। क्या यह त्रिपदिया है? नहीं। और क्या यह बहुपदिया है? नहीं। बिल्कुल। ये कौन सा पद है? तो इसको बोलते शून्य पद। बात समझ में आ गया कि नहीं। और ये बहुपद के एग्जाम्पल भी है और ना यह एक पदिया है, ना द्विपदिया, ना त्रिपदिया, ना बहुपदिया। क्लियर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ लेते हैं। क्या जी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है? मान यानी कि वैल्यू पुट करना है। बात क्लियर होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। जो पहला है कि बहुपद p ब्रैकेट में x इक्वल टू 3x प्लस 7 यानी लिखा है कि 3x प्लस 7 और कह दिया है कंडीशन कि x बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि जहां भी x हो वहां पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला लिखा है कि p ब्रैकेट में x इक्वल टू 3x प्लस 7 और लिखा है कि जहां x वहां पर क्या रखेंगे बाबू? 1 रखेंगे। इस बात को ध्यान देना। समझ में आ गया। तो अब जहां x वहां पर क्या रख देते हैं? 1 रखते हैं। तो रखेंगे हम लोग 3 इंटू x वैल्यू क्या रखेंगे? 1 प्लस 7। अब 3 का गुणा 1 में होगा, 3 कम 3 प्लस 7 आई मीन 7 3 कितना होगा? 10। तो इसमें पूछा था कि क्या बताइए? मान बताइए। तो इसका मान कितना हो गया? 10। इसका फाइनल आंसर है। आप लोग को क्लियर होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा इसी में दिया है। लिखा है कि p ब्रैकेट में y इक्वल टू y पर q माइनस 3y स्क्वायर प्लस रूट 3 और लिखा है कि y का मान क्या रखने पर? 1 रखने पर। इस बात को ध्यान देना। तो हमको विश्वास है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन इसको करते हैं। लिखा क्या है कि p ब्रैकेट में y इक्वल टू y पर q, फिर लिखा है कि माइनस 3y स्क्वायर प्लस रूट 3। इसमें क्या करना है कि y का वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है। तो जहां जहां y वहां पर क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। यहाँ पर y है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऊपर क्या है? q है तो q लिख देंगे माइनस 3 इंटू यहाँ पर y तो क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। ऊपर क्या है? स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस रूट 3। ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यू करें या 1 का कितना भी क्यू करें वो क्या होगा? 1 ही होगा। हम माइनस का माइनस लिख देंगे। और ध्यान देना फैक्ट यहाँ पर ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जो ये पोर्शन ये पार्ट है इसका मल्टीप्लाई करते 3 1 जा 3 उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, जो बिल्कुल फैक्ट क्या है? गलत है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोग का आज के बाद मिस्टेक नहीं करना है। पहले जिस पर स्क्वायर दिया रहता है उसको स्क्वायर करते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 1 पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या ध्यान देंगे कि 1 का क्यू करें, 1 आ गया। यहाँ पर माइनस था माइनस लगा दिए और 3 को 3 लिख देंगे और इंटू को इंटू लिख देंगे और यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा?
1 होगा। क्लियर हो गया बात को। फिर प्लस क्या है, प्लस √3 है तो √3 लिख देंगे। बात समझ में आ गई, आगे की नहीं। अब क्या करेंगे, 1 को 1 लिखेंगे माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे या किसी का भी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 3 उतना ही होता है। और प्लस √3 है तो √3 लिख देंगे इक्वल टू। अब बताइए 1 में से क्या कभी 3 माइनस होगा, कभी नहीं माइनस हो सकता। तो चलो कोई बात नहीं, 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, 3 में से ही 1 माइनस करेंगे तो सिंपल से आप लोगों को पता है कि -2 आएगा। यहाँ पर इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, प्लस √3 है तो √3 लिख देंगे। ये हम लोग क्या हो गया बाबू, फाइनल आंसर हो गया। पहला को सॉल्व करने पर कि x 1 रखे तो 10 आएगा और इस दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर y का वैल्यू 1 रखें तो कितना आंसर आएगा, -2 प्लस √3। क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या जी, अभी तक 2 क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है बेस उसी का है, बस हल्का सा चेंज कर दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक नया शब्द दे दिया। अभी तक तो बहुपद क्लियर था, लेकिन क्या बाबू, शून्यांक दे दिया। क्या दे दिया, शून्यांक। नाम सही पकड़े, क्या जी, शून्यांक का मतलब शून्य यानी कि 0। तब तो आप मन में आ गया कि 0 काम खत्म, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन में क्या करना है कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहे तो जो क्वेश्चन देता है तो दिया है कि 4x - 3। तो अगर शून्यांक पूछता है इसके इक्वल टू में क्या कर देते हैं, 0 करते। इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन में शून्यांक पूछे तो क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 कर देंगे। और देखिए ध्यान से, 4x को 4x लिखेंगे और ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 यानी कि 3 लिख देंगे। और x इक्वल टू क्या हो बाबू, 3। और ये पता है कि मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। बात समझ में आ गया कि नहीं। और जो आंसर, ये क्या हो गया हम लोग बाबू, आंसर। बट ध्यान देने वाली बात ये कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब कि एक चीज को प्रूफ कर देना है आप लोग को, आप लोग के लिए कि 4x - 3 है कि नहीं, इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है। तो क्या हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं कि क्या ये इक्वल x की जगह ऐसा क्या रखें कि जो दोनों तरफ क्या हो, 0 आंसर आ जाए। तो देखिए ध्यान से, आंसर क्या है हम लोग का, 3/4 है कि नहीं। तो 4 × x या क्या रख दे रहे हैं, 3/4। यहाँ पर -3/3 था, इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 - 3 इक्वल टू 0 था। और ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो क्या शून्यांक हो गई कि नहीं, शून्यांक का मतलब ही होता है शून्य यानी कि 0। तो हम लोग क्या कर दिए, इक्वल टू। जब भी शून्यांक का नाम ले तो ध्यान देना कि इक्वल में क्या रखना है बाबू, मेरे सोना, क्या रखना है, 0 ही रखनी है। क्लियर। तो जब 0 रख दिए तो 0 रखे तो हम लोग का आंसर क्या है, x इक्वल टू 3/4। तो चेक कर लिए क्या हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। तो जहां x वहां पर क्या रख दिए, 3/4 रख दिए। तो 4 को 4 लिख दिए, x पे आप वैल्यू रख दिया -3। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा तो 3 - 3 इक्वल टू 0 था और घटाया तो 0 इक्वल टू 0। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखते हैं। लिखा है कि दिखाइए, क्या जी, दिखाइए कि x - 3 बहुपद x पर q प्लस x² -17x + 15 एक गुणनखंड है। क्या जी, तो एक शब्द इसमें नया शब्द जुड़ गया। वो नया शब्द कौन है हीरो, तो नया शब्द हम लोग क्या है, गुणनखंड, आई मीन फैक्टर। क्या बाबू, क्या है, गुणनखंड है। तो ध्यान देने वाली बात ये कि गुणनखंड होता क्या है। तो कहा है कि गुणनखंड बताइए, यानी कि जो ये बहुपद दिया है हम लोग का, ये और ये क्या एक हम लोग गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे पता करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं, गुणनखंड कहता है तो क्या करते हैं, इससे इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या बाबू, भाग देते हैं। और भाग देने पर अगर ये पूरा पूरा क्या हो, कट जाए, यानी कि एक चीज तो ध्यान देने बात है कि जब भाग देंगे और पूरा पूरा कंप्लीटली यानी कि पूरा पूरा कट जाए तो बहुपद होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, चेक करना। लेकिन
ऐसा काम हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग ट्रिक ऐसा अपनाएंगे जो स्कूल और कोचिंग हर जगह चले, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि एग्जाम में लिखे तो कोई दिक्कत ना हो। यानी कि जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक चीज हम लोग को मिलेगा, रिमाइंडर, यानी कि शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो भाई हम लोग को ट्रिक अपनाना है कि x लिखा है कि x - 3 इसके इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x बराबर ये किस में आ जाएगा, +3 होगा कि नहीं? तो इससे स्पष्ट होता है कि जहां भी x होगा वहां पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि x पर q प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। देखना है कि क्या x की जगह 3 रख रहे हैं तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आ गया तो समझ लेना कि इसका गुणनखंड ये है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो x ये क्या रख रहे हैं हीरो, तो 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर x ये क्या रख देंगे, 3 पर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब प्लस यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 3 पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -17 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 15। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, मेरा उम्मीद है। फिर अब 3 का क्यू है तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 27 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 17 कितना होता है, टेबल आप लोग को बिल्कुल याद होगा। तो 17 कितना होता है, 51 होता है, प्लस 15। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक उम्मीद होगी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, प्लस माइनस ही तो करनी है। ध्यान दीजिएगा कि क्या करें, इसमें से 15 और 17 को ऐड करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1 और 2 3, अगर यहाँ से कितनी हो गई, 4 42 हो गई। अब प्लस क्या है, 9 माइनस 51। इसको भी ऐड करें तो 9 और 2 11 हो गया, 4 1 5 51, माइनस क्या हो गया, 51। घटाएंगे तो कितना आंसर आया, 0 आया। कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान दीजिए, आप लोग को हम बताए थे कि गुणनखंड तभी होगा जब आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर 0 आ गया कि नहीं, तो क्या है, गुणनखंड है। यहां तक क्या क्वेश्चन 3rd और 4th आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 5 क्वेश्चन चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि x + 5 कामा 2x पर क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 का एक गुणनखंड है। तो के का क्या पूछा है बाबू, मान पूछा है। एक बात ध्यान देने वाली बात इसमें कि जब कामा लग जाए तो ये बात अलग है। क्या जी, जब कामा लग जाए तो ये बात अलग है। तो ऐसा ही लिखा है x + 5 जो है क्या है, x + 5 है, ये 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 का क्या गुणनखंड है। अगर है तो क्या 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 पूछा है, के का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या पूछा है कि जो x + 5 है, क्या ये हम लोग का 2x पर क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 का क्या है, एक गुणनखंड है। इसे जस्ट जो अभी का अभी हम लोग 4th क्वेश्चन पढ़े, 14 क्वेश्चन, उसमें भी क्या पूछा था, गुणनखंड। तो उसी वाले प्रश्न में हम आप लोग को बता दिए थे कि जब भी हम लोग को गुणनखंड पूछे कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो उसको अगर भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए तो समझ लीजिए कि क्या है, उसका गुणनखंड है। अगर भाग देंगे पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं? तो सेम इसी में भी देख लेते हैं। पहले लिखा है क्या, लिखा है कि x + 5 इसके क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो x और ये +5 किस में आ जाएगा, -5 में आ जाएगा। आ जाए कि नहीं? तो जहां पर x दिखेगा वहां पर क्या कर देंगे, -5 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां x दिखेगा वहां -5 तो रखेंगे। अब रखने के बाद अगर इसका आंसर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि हम लोग गुणनखंड है। अब गुणनखंड के साथ हम लोग का के का क्या पूछा है, मान पूछा है। क्लियर? तो इसमें क्या पूछा है, तो अब ध्यान दीजिए, जहां x वहां पर क्या रख देंगे, -5। तो सबसे पहले 2x पर क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 और इक्वल टू में क्या कर ले रहे हैं, 0, क्योंकि भाग 0 आंसर आएगा। और लिखा है कि x या क्या रखना है, -5 रखना है। तो x या क्या रख रहे हैं, -5। तो 2 गुणे यहाँ x दिखा कि नहीं, तो -5 और इस पर क्या लिखा है, होल क्यू। अब प्लस के लिख दें क्योंकि के का कोई मान दिया ही नहीं, बल्कि के का मान क्या कर रहा है,
पूछ रहा है। बात समझ में आ गया होगा। के लिख देंगे, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स से क्या रखना है -5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, -11 इंटू फिर एक्स से क्या लिखेंगे -5। कोई प्रॉब्लम आप लोग यहाँ तक? मेरी उम्मीद है कि आप लोग कोई दिक्कत न हो रहा होगा और आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो लिखा है कि 2 इंटू -5 पर होल क्यूब, तो -5 पर होल क्यूब क्या होगा -125 होगा। क्लियर? प्लस के को के लिख देंगे इंटू और 5 का स्क्वायर, सॉरी -5 स्क्वायर क्या होगा 25 यानी कि 25 माइनस। अब बताइए -11 और -5 गुणा करेंगे तब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 11 5 55। आप लोगों को टेबल याद होगा, -30 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगी बात। अब ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो जब 2 का गुणा हम लोग -125 में करेंगे तो कितना होगा, गुणा करेंगे तो -250 होगा। क्लियर? अब प्लस, अब बताइए जब k का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तब 25 के आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब प्लस, अब बताइए 55 - 30 क्या जी, 55 - 30 दिया है तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि 55 में से क्या करना है 30 को घटाना है। तो जब 55 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ तक उम्मीद है कि कितना बचेगा बाबू, 25 बचेगा। क्लियर? = 0। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये भी हम लोग का नंबर और ये भी नंबर है, लेकिन इसके साथ के लगाए थे सबसे अलग है, और इसको क्या करेंगे एक साथ क्या कर देंगे, रख देंगे। अब बताइए इसके आगे है माइनस और इसके आगे क्या है प्लस है कि नहीं। तो माइनस और प्लस क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि माइनस प्लस क्या करते हैं, घटते हैं। तो 250 में से जब 25 घटेगा तो उम्मीद है कि हम लोग का कितना बचेगा, -125, सॉरी -200 क्या बचेगा 25 बचेगा। अब प्लस 25 के इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है यानी कि आया है -225 प्लस 25 के इक्वल टू 0, और ये अंक है तो सिंपल सी बात है इसको अंक की ही भेजेंगे। तो हम लोग का 25 के इक्वल टू क्या होगा, -225 किस में आ जाएगा, +225 में। तो के इक्वल टू 225, और ये पता है कि मल्टीप्लाई में है तो इसमें किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। और के इक्वल टू अब क्या करेंगे, कटा दें कि नहीं। तो 25 बाटे 200, 25 नवा 225, इस बात को ध्यान देना। तो कितने बार में गया, 9 बार में। तब पूछा था कि पहले तो क्वेश्चन इसका जो ये और ये है क्या इसका गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो इसमें के का क्या करना था, मान ज्ञात करना था। क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6वां क्वेश्चन में दिया है कि द्रव तथा गैस। ध्यान देने की बात है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको एक शब्द के बारे में बता चुके थे कि दिया एक द्रव होता है, क्या है बाबू, द्रव, और एक होता है द्रव्य। इस बात में काफी अंतर है। बात लिखी, बोलने ज्यादा बोलने में अंतर नहीं है, लेकिन जो इसका मेन काम है बहुत इस कामों में अंतर है। तो लिखा है कि द्रव तथा गैस में एक मुख्य अंतर, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बाबू, कि जो द्रव आई मीन लिक्विड होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, और जो गैस फॉर्म होता है, इसमें क्या मुख्य यानी कि जो क्या मेन डिफरेंस है, इसे क्या करना हम लोग को बताना और लिखना है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जो द्रव होता है इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, इसके कण क्या होते हैं, काफी ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अगर दूर दूर न होंगे, क्या बाबू, अगर दूर दूर इसके कण न होंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर दूर दूर न होंगे तो जो द्रव होता है कभी बह नहीं सकता। अगर इसके कण दूर दूर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि क्या है, द्रव है, यानी कि अगर दूर दूर है तभी क्या करता है, द्रव बह लेता है, अगर नहीं होता तो नहीं बहता। और जो गैस है इसकी अवस्था क्या होती है, तो द्रव से भी क्या होती है, काफी दूर दूर होती है। तो इसको तुरंत खो जाता है, तुरंत क्या होती है, एकदम विस्तृत हो जाती है, पूरा फैल जाती है। तो क्या जी, जो द्रव था क्या है, जो द्रव है इसके कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा नजदीक नजदीक होते हैं। क्लियर।
सॉरी किसके अपेक्षा, गैस के अपेक्षा क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ये किसका अवस्था है, तो ये द्रव के और ये किसके हैं, तो गैस के हैं। बात समझ में आ गया। तो इसको क्या करना है, अंतर बताना है। तो इधर हम लोग लिख देंगे द्रव और इधर लिख देंगे गैस। पूछा है कि केवल एक मुख्य अंतर, क्या जी, एक मुख्य अंतर। तो हम लोग ये तो पता है कि जो द्रव होता है इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये फॉर्मूला आप लोग रट चुके हैं, याद भी है। लेकिन इसमें पूछा है तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक पूछा है गैस, तो गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग का एक पूछा है तो इसके लिख सकते हैं कि जो द्रव के कण होते हैं ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और जो गैस को होते हैं द्रव के भी अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया, द्रव में क्या हो गया, पानी आ गया, दूध आ गया, घी आ गया, है कि नहीं। लेकिन गैस में आ गया तो नाम है इसका गैस। तो जितने भी गैस होते हैं सब गैस अवस्था में आते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ETC आ गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे द्रव में हम लोग कि द्रव के कण ठोस की अपेक्षा, किसके बाबू, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्लियर बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और इसमें चित्र बना दे रहे हैं, क्या हो रही है, इसे कर क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एक लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या हो गया, पानी हो गया, लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं आदि। क्लियर। और एक और क्या था, मुख्य कारण एक गैस का भी लिखना था। तो आप लोग गैस के बारे में अभी समझा दिए कि इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, द्रव से भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि गैस के कण, किसके बाबू, गैस के जो कण होते हैं, कण ये द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं बाबू, तो काफी क्या होते हैं, अपेक्षा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्लियर। जैसे इसमें इसका भी स्टेट क्या होता है, तो इसका स्टेट एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल दे देते क्या हो गया, इसका नाम ही गैस, जिसने गैस हो गया, यानी कि एक हो गया वायु, एक हो गया हीलियम इत्यादि। कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ये लिखा है कि प्लाज्मा को परिभाषित कीजिए। जब प्लाज्मा आ गया है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा दिया है, तो एक चीज आप लोग बता दे रहे हैं कि आप लोग पता है कि इधर फैक्ट लेकर कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं। ऐसी बात नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं बाबू। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन अवस्थाएं होती है, तो एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, और एक जो चौथा अवस्था होती है उसी का नाम क्या है, प्लाज्मा है। 4th स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा। और जो 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप लोग बताइएगा 3 ही बताइए। क्यों, क्योंकि जो ये 3 होते हैं ठोस द्रव गैस, इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन व्याख्या कर दिया गया है। बट जो 2 है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में व्याख्या नहीं की गई है, थोड़ा बहुत की गई है। जैसे इसीलिए पूछ दिया है कि प्लाज्मा को परिभाषित कीजिए, तो सिंपल सी बात होती है, जो प्लाज्मा अवस्था होती है या जो पदार्थ होती है सबसे उच्च ताप वाली क्या होती है, अवस्था होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि जो द्रव्य की, क्या बाबू, जो द्रव्य की, देखिएगा ध्यान से, द्रव्य यानी कि पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस, क्या जी, पदार्थ होती है, यानी कि जो द्रव्य पदार्थ होती है उसकी सबसे अधिक ताप वाली, क्या जी, अधिक ताप वाली अवस्था होती है। क्या होती है, अवस्था होती है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग को जो 6वां था द्रव गैस में एक मुख्य अंतर बताना था, और जो 7वां प्लाज्मा को परिभाषित कीजिए था। तो इसका एक बता दें कि जो प्लाज्मा होती है पदार्थ सबसे एकदम हाई टेम्परेचर वाला है। बात समझ में आई कि नहीं। तो चलो हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं।
तो 8वां क्वेश्चन, अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ लिए, 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो जो 8वां क्वेश्चन है कि ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है कि ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं। पहली बात तो एक शब्द इसमें समझने वाली बात है, ठोस, आई मीन सॉलिड, ठीक। और एक दिया है संपीड्य, ये क्या होता है, तो इस बात को समझने वाली बात है कि संपीड्य होता है क्या है। तो संपीड्य का मतलब ये होता है कि दबाकर उसको क्या करना है, छोटा करना है। जैसे मान लीजिए कि क्या है बाबू, ये क्या है, सोख्ता, मान लीजिए कुछ भी ले लिए, इसको दबाकर क्या कर देना, छोटा करना। यानी कि इससे पहले यहाँ से यहाँ तक का ये आयतन लेता था, लेकिन जब दबाकर कम कर देंगे, यानी कि किसी को भी दबा के कम करने, यानी कि किसी का भी आयतन कम कर देना, क्या कहलाता है, संपीड्य कहलाता है। बात समझ में आ गया, संपीड्यता बोलते हैं कि संपीड्य, क्लियर हो गया कि किसी को भी दबाकर उसका आयतन क्या करना, कम कर देना। बात समझ में आ गया कि नहीं। जैसे आप लोग एग्जांपल में दे दिए कि यहाँ तक क्या कर रहे हैं, यहाँ तक आयतन ले रहा है, लेकिन इसको क्या कर दिया, दबा दिए, कम हो गया कि नहीं। तो किसी का भी दबाकर क्या करना, आयतन कम करना, क्या कहलाता है, संपीड्य कहलाता है। क्लियर। तो वही कहा है कि ठोस बहुत कम संपीड्य होता है। ऐसा क्या रीजन है छोटे कि जो संपीड्यता यानी कि जो ठोस होता है उसका संपीड्यता कम होती है। बात है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो ठोस होते हैं उसके कण क्या होते हैं, काफी एकदम पास होते हैं, एकदम चिपके होते हैं। जिस प्रकार फ्री फायर का ग्लोवाल होता है कि नहीं, उसी प्रकार एकदम चिपके होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं, जिससे वो कंपन नहीं करे होते, एकदम ईंटे के समान होता है। तो क्या ईंटा को कभी हम दबाकर उसका आयतन कम कर सकते हैं, कभी नहीं। तो इसीलिए क्या होते हैं, ठोस के जितने भी ठोस है तो क्या होते हैं, संपीड्यता कम होते हैं। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे छोटे हम लोग कि जो ठोस होता है, क्या बाबू, इसका आंसर में लिख रहे हैं हम कि जो ठोस होता है, क्या बाबू, जो ठोस होता है, ठोस के कण, किसके कण, ठोस के कण काफी क्या होते हैं, पास होते हैं, काफी पास होते हैं। बात क्लियर हो गई। और जिससे क्या होती है, उनके अंदर कंपन होते ही नहीं है। जब जिसमें कंपन होबे नहीं करेगा, यानी कि जिसमें थोड़ा सा जगह होबे नहीं करेगा, तो उसको ढकेल कर चिपकाया कैसे जा सकता है, आयतन कैसे कम किया जा सकता है। यही कारण है कि ठोस बहुत क्या होता है, कम संपीड्य होता है। क्लियर। तो यहां तक लिखे थे कि ठोस के कण काफी पास होते हैं, यानी कि उनके पास जगह, खाली जगह नहीं होती है। बात क्लियर। जिसके कारण उनमें संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या लिखे हैं कि ठोस बहुत कम संपीड्य होता है, तो आंसर लिखे हैं कि ठोस के कण काफी क्या होते हैं, पास होते हैं, उनके पास खाली जगह होते ही नहीं, एकदम पास होंगे। अब बताइए, जिस बस में पूरा भरे हुए तो क्या उसमें और ढकेल कर भरा जा सकता है, नहीं। जब भरेंगे तो सिंपल सी बात, गेट खोल कोई बाहर निकल जाएगा। तो इससे स्पष्ट होती है कि इसमें खाली जगह वो भी नहीं करता, तो किसी और को उसमें जगह ढक बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ठोस के कण काफी पास होते हैं, जिनके क्या होता है, उसमें संपीड्यता कम होती है। क्लियर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां दिया है, यहां तक उम्मीद है कि अभी तक 8 क्वेश्चन पढ़े वो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। तो जो 9वां है, लिखा है कि वाष्पन, क्या बाबू, वाष्पन और संघनन आप लोग क्लियर बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक। तो लिखा है कि वाष्पन को परिभाषित कीजिए। क्या जी बाबू, वाष्पन में क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो ध्यान देना कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग देखे होंगे कि आज बारिश हुई एकदम खूब, जैसे आज हो रही है कि नहीं, शायद नहीं हो रही है, आप लोग को लग रहा है कि हो रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या है, बंद कमरे में बैठे हुए, तो आप लोग को लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या जी, वाष्पन में क्या होता है कि एकदम क्या हो, एकदम रात भर गांव में बारिश हुई खूब, एकदम चाप के बारिश हुई। बारिश होने के बाद देखते हैं गांव के जितने गड्ढे होते हैं क्या होते हैं,
भर जाते हैं। क्लियर? गांव के जितने गड्ढे होते हैं क्या होते हैं, सब भर जाते हैं, लेकिन 2 और 3 दिन बाद देखते हो तो सब क्या होता है, पानी खत्म था। आप लोग को लगता है कि सो के धीरे से नीचे नीचे समुद्र के नीचे चल गया, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जो पानी होता है क्या जी, पानी भाप बन के क्या हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। क्या जी, भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है, पानी गर्म होता है, तब पानी क्या बनता है, भाप बन के उड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि पानी का क्या जी, पानी का भाप बनकर, पानी का भाप बनकर उड़ना ही क्या जी, उड़ना ही वाष्पन की क्या कहलाती है, वाष्पन की क्रिया कहलाती है, कहलाती है। जहां तक उम्मीद होगी समझ में आगे हो गया। क्या जी, लिखा है कि ठोस बहुत कम संपीडित होता है। इसका आंसर बोले कि ठोस के कण काफी पास पास होते हैं। क्लियर? और जो 9वां क्वेश्चन था, वाष्पन को परिभाषित कीजिए। तो पानी का अगर भाप बनकर उड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है कि जो हम लोग का पतेली होती है, पतेली यानी कि बोलते हैं तसली। क्या बाबू, तसली होती है। इसमें हम लोग पानी जितना भरते हैं, क्या खोलने के बाद उतना ही पानी रहता है, नहीं होता है। देखते हैं जब हटाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप गैस निकलता है। समझ में है कि नहीं? तो वही क्या होता है, जो पानी होता है वही भाप बन जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन हम लोग अब 10वां देखते हैं। तो हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चन पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है कि द्रव्य क्या है, आई मीन द्रव्य यानी कि मैटर। क्या बाबू, मैटर। आप लोग जो मन में मैटर चल रहा है वैसी मैटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यानी कि मैटर यानी कि पदार्थ वाली बात कर रहे हैं। कैसा मैटर की बात कर रहे हैं हम, पदार्थ वाली मैटर की बात कर रहे हैं। लिखा है कि पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो सिंपल सी बात है कि पदार्थ किसे कहते हैं, आई मीन द्रव्य किसे कहते हैं, वो पूछना चाह रहा है, और पूछना चाह रहा है कि एग्जाम्पल क्या होगा। बात क्लियर? तो लिखेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं और इस बार बता भी दे रहे हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं। इसमें केवल 2 क्वालिटी देखते हैं पदार्थ के, कि पदार्थ क्या करता है। एक तो स्थान लेता है। क्या लेता है बाबू, स्थान लेता है, और उसमें क्या होता है, भार होता है। जिस प्रकार आप लोग दिखा दे रहे हैं कि जैसे हम लोग के पास ये क्या है, इंक है, और यहाँ पर रखें तो ये क्या कर रही है, स्थान ले रही है कि नहीं, यानी कि यहाँ तक क्या कर रही है, यहाँ तक ये स्थान ले रही है। दूसरी बात, इसमें कुछ तो वजन है कि नहीं। तो इसी बात को ध्यान देने की बात है, क्या है कि द्रव्य जो होता है क्या करता है, यह स्थान घेरता है और उसमें क्या हो, भार हो। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को चेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि कुर्सी दिखाई दे रही है, ये भी क्या करती है, स्थान घेरते, उसमें क्या होता है, भार होता है। क्लियर? ये मार्कर लिए, ये भी क्या करता है, देखिए यहां तक का स्थान घेर रहा है और इसमें क्या है, भार है। ये भी क्या है, पदार्थ है। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ यानी कि जो द्रव्य होती है, जो क्या है जी बाबू, जो स्थान घेरे। क्या बाबू, जो स्थान घेरे और उसमें क्या हो, और उसमें भार हो। क्या बाबू, स्थान घेरे और उसमें क्या हो, भार हो। तथा उनका अनुभव, क्या बाबू, उनका अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, ये फैक्ट बता रहे हैं, ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, और उनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। क्लियर? क्या बाबू, यानी कि उनका अनुभव हम क्या करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा। यानी कि ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं, तो 5 होती है, आंख, कान, नाक, और एक होती है जीभ, और एक होती है त्वचा। क्लियर? यानी कि जो स्थान घेरे और उसमें क्या हो, भार हो। क्लियर? बात समझ में है कि नहीं? और उनका अनुभव अपने क्या करें, ज्ञान इंद्रियों द्वारा करें। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, ज्ञान इंद्रिया तो 5 होती है, जो बता चुके हम अभी बताए हैं। और इनका अनुभव यानी कि ज्ञान इंद्रिया का क्या लेना देना है द्रव्य से, यानी कि पदार्थ से। तो अब बताइए, कुर्सियां स्थान घेर रही है, किससे देखेंगे, आंख से ही देखेंगे। तो क्या ज्ञान इंद्रिया
का प्रयोग हुआ कि नहीं, बात समझ में आ गई। यानी कि द्रव्य क्या होता है, उदाहरण सही से लिख दिए, इसका आंसर ये है। क्लियर। और एक लिखा है आई मीन द्रव्यमान, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। और लिखा है वेट, क्या बाबू, वेट यानी कि भार, यानी किसको क्या करना है, परिभाषित करना, यानी कि परिभाषा लिखना है। क्लियर। यानी कि द्रव्यमान और भार की परिभाषा लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, जो द्रव्यमान होती है मास किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं, तो इस बात को ध्यान देने वाली बात है। यानी कि जो द्रव्यमान होता है, सपोज हम आप लोग के सामने खड़ा दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन अभी जीवित है। बात तो सही है, जीवित हैं तभी ना पढ़ा रहे हैं, जीवित नहीं होते तब फिर भगवान याद कर लेते हैं हमको। तो क्या जी, यानी कि जो द्रव्यमान है, मेरा शरीर आप लोग दिखाई दे रहा है, जब शरीर से आत्मा निकल गया, यानी कि जब देखते हैं एक माचिस का डिबिया है कि नहीं, जब माचिस की डिबिया में जितने तिलिया खत्म हो जाती है, तो जब माचिस का डिबिया बचा कि नहीं, वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान होगा। मैं खड़ा हूँ आप लोग सामने, मेरे शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा तो जो मेरा शरीर बचा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। बात समझ में आ गया। द्रव्यमान के क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसकी, पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं बाबू, तो द्रव्यमान बोलते हैं। अभी इसका सबसे बेटर एग्जांपल बताएं कि मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, लेकिन जब मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, यानी कि मेरा शरीर कैसा हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, यानी कि एकदम उसे खोखा देखो कि नहीं, एकदम सेम उसी प्रकार का हो जाएगा कि जब किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं। और एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जगह बदलने पर, स्थिति बदलने पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। क्या अगर मेरे शरीर में से आत्मा निकल गई है, क्या मेरे शरीर से आत्मा निकल गई, मेरे शरीर को अंतरिक्ष में, वायु में, पानी में ले जाओगे तो क्या मेरा शरीर मोटा पतला हो जाएगा, नहीं, सेम का सेम रहेगा, वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो द्रव्यमान होती है जगह और स्थिति बदलने पर परिवर्तन नहीं होती है। ठीक। और एक और दिया था, किसको लिखना था, भार, वेट को लिखना था। तो भार का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु आ रही है, समझ में है कि नहीं, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु आ रही है और जिस बल द्वारा आ रही है, क्या बाबू, यानी कि भार का डिफिनेशन लिखेंगे, पृथ्वी पर कोई वस्तु आ रही होती है तो, और जिस बल द्वारा आ रही होती है, क्लियर। यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु आ रही होती है तो जिस बल द्वारा आ रही होती है उसी बल को क्या बोलते हैं, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो भार बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, मेरे बात को कोशिश कीजिएगा समझने का। क्लियर। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं, और जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, इसको m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये जगह और स्थिति बदलने में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो भार होती है, जगह और स्थिति बदलने पर क्या होती है, परिवर्तन होती है। जिस प्रकार एक ईंट ली है कि नहीं, अगर यहाँ पर 3.5 kg का है और पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 2.5 kg का हो जाएगा। तो क्या इसकी जगह और स्थिति बदलाई गई तो भार परिवर्तन हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं, 12। तो 12 क्वेश्चन दिया है कि यदि एक कार एक समान, क्या बाबू, यानी कोई गाड़ी, क्या है, कोई कार है, एक रोड पर चल रही है, लिखा है कि एक समान वेग में, अभी तक लो हम 11 क्वेश्चन पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12वां क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। लिखा है और समझ लीजिए कि यदि एक कार, यानी कोई गाड़ी या कोई वैन है, एक समान वेग से चल रही होती है, यानी कहने का मतलब स्पीड अगर फिक्स कर दिए कि 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको एकदम 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही चलना है, ना उसको कम करना है, बेसी करना है। तो लिखा है कि यदि एक कार एक समान वेग से चल रही है तो कार की क्या ज्ञात करनी बाबू, कार की गति में
उत्पन्न त्वरण यानी कि उत्पन्न यानी कि त्वरण बताना। तो सबसे पहले कि उत्पन्न त्वरण यानी कि देख रहे हैं क्या पहले उसमें त्वरण उत्पन्न हो रही है कि नहीं। तो पहली बात तो 1 मिनट इसमें त्वरण होता है क्या बाबू, त्वरण होता है क्या? तो त्वरण का कहने का मतलब ये होता है एकदम एक्सेलरेशन यानी कि स्लेटर। आज जब स्लेटर यानी गाड़ी के स्लेटर चापते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड होती है धीरे है तो बढ़ जाती है, यानी कि पहले 120 पर चल रही थी तो अब कितना हो जाएगी 140 या 150 160 हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि इसका चाल क्या है यानी कि वेग क्या है, समान है। जब वेग समान है स्लेटर चापे या ना चापे 120 पर चले तो 120 पर ही चल रही है, तो पहले तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न ही नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि इस कार की गति में उत्पन्न त्वरण क्या है, तो आंसर क्या आ गया 0। क्या जी 0। क्यों? क्योंकि जो त्वरण होता है, त्वरण कहता है कि किसी की वेग परिवर्तन, क्या बाबू, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन, क्या इसका वेग बदलाव, क्या वेग बदल रहा है? नहीं, वेग एकदम समान है। जब वेग बदल ही नहीं रहा है तो क्या इसका त्वरण में बदलाव होगा? नहीं, त्वरण कितना होगा 0 होगा। कोई दिक्कत? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है कि गति से आप क्या समझते हैं, तो बाबू गति से क्या समझते हैं, तो जो समझते हैं अब बताते हैं क्या समझते हैं। गति से आप क्या समझते हैं और गति के कितने प्रकार होते हैं, बात समझ में आ गया? तो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग की नजर में देख रहे हैं कि हम एक बार इधर और एक बार इधर जा रहे हैं कि नहीं, क्लियर जा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, बस यही बात है, गति यही समझना है कि क्या होती है गति। यानी कि किसके बाबू, आप लोग देखते होंगे कि समय के साथ साथ, क्या बाबू, समय के साथ साथ, किसके साथ, समय के साथ साथ जगह आई मीन स्थिति, क्या बाबू, जगह आई मीन स्थिति भी क्या हो, स्थिति भी बदल जाए। सनमैग्नी समय तो बदलता ही है सबका जिंदगी में, और इस समय का भी समय बदल रहा है। यानी कि समय के साथ साथ जब स्थिति भी बदल जाए उसी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। यानी कि आप लोग एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं यानी कि एक इंसान है, क्या बाबू, एक इंसान ये यहाँ पर है और इसको अपने घर पर जाना है। कहाँ जाना है, घर पर जाना है, क्लियर? तो यहाँ पर बाइक को बैठा तो देख रहा था कि 12 बज रहा है, क्या बज रहा है, दिन के दोपहर के यानी कि मिड यानी कि जो मध्य दोपहर है, क्या हो रहा है 12 बज रहा है, और यहाँ बाइक से सवार हुआ और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर घर यानी कि अपने स्कूल आया था। कहाँ आया था बाबू, अपने स्कूल आया था। स्कूल से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। स्कूल की छुट्टी कितनी बजे हुई, 12 बजे हुई, और स्कूल से घर का पहुंचा 12:30, यानी कि कितने हो गए, आधा घंटे लग गए। और उसके बाद यानी कि स्कूल से जब घर गया तो 12 से 12:30 हो गया, यानी कि समय तो बदल गया बिल्कुल। और यहाँ पर स्कूल में था, अब कहाँ गया, घर में। तो क्या समय भी बदला कि नहीं, क्या बाबू, समय भी बदला और जगह भी क्या हो गई, बदल गई। तो समय भी बदले और जगह भी बदले, उसी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। कोई दिक्कत? और लिखा है कि गति कितने प्रकार के होते हैं, तो गति कोई निम्नलिखित प्रकार के होते, कोई फिक्स नहीं कर सकते आप लोग। गति हम 7 और 8 प्रकार, 7-8 प्रकार की गति बता रहे हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि गति से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे गति में कि जब, क्या बाबू, जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का समय और जगह दोनों बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे गति कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, जहां तक की उम्मीद होगी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और लिखा है गति कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग कोई गति 4, कोई 5, कोई 6, जितनी गति होती है हम आप लोग सब बता रहे हैं। पहली गति ध्यान दीजिएगा, पहली आती है एक सरल रेखीय गति, क्या बाबू, सरल रेखीय गति। लेकिन जब बात हो रही है कि आपसे पूछा है गति कितने प्रकार की होती है, तो इसमें तो आपको बताना पड़ेगा फिक्स कितने प्रकार की होती हैं। तो बता दिए कि गति कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की। जो क्लास 9 है उसमें कितने दिए हैं, 6 दिए हैं, लेकिन हम जितने होते हैं सब बता रहे हैं। पहली सरल रेखीय गति, दूसरी वृत्तीय गति, कौन सी बाबू, वृत्तीय गति, कोई दिक्कत? तीसरा लिख दिए घूर्णन गति, कौन सी गति, घूर्णन गति। फोर्थ लिख दिए दोलन गति,
दोलन गति। कोई दिक्कत? और एक होती है कंपन गति, ठीक, और एक होती है अनियमित गति, अनियमित गति। कोई दिक्कत? एक होती है आवृत्ति गति। कौन सी गति? आवृत्ति गति। और एक होती है हम लोगों का, कौन सी होती है, यानी कि एक अनियमित हो गई, आवृत्ति हो गई, और एक होती है ब्राउनियन। कौन सी? ब्राउनियन गति। इस बात को ध्यान देना। और इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, शॉर्ट में व्याख्या कर दे रहे हैं। इसका सरल रेखीय गति है, तो इसमें नमवे क्या है? सरल यानी कि सीधा, जब इस सीधा की बात करें। और इसमें वृत्तीय गति क्या लिखा है? वृत्तीय यानी कि सर्कल, यानी कि एकदम गोले का बात करेगा, ठीक। और इसमें गुणन गति, क्या जी नाम है? गुणन यानी कि घूमना। जिस प्रकार लट्टू घूमता है कि नहीं, उसी प्रकार गुणन। इसकी कल्पना हम लोग, इसकी जितने लिखे हैं इसकी व्याख्या हम लोग अगले टॉपिक या अगले चैप्टर में करेंगे। इसमें से शॉर्ट कर दे रहे हैं कि सरल रेखीय में सीधा गति करेगा, वृत्तीय गति में वृत्त वाला गति करेगा, गुणन में एकदम लट्टू की गति की तरह, और दोलन में यानी कि झुलुए की गति तरह, और कंपन में क्या होता है? किसी कण का हिलना होता है। और अनियमित यानी कि देखते हो कि नहीं बाबू, जब मक्खी होती है कभी इधर कभी इधर, यानी कि जो मक्खी गति होती है सेम हम लोग की अनियमित होती है, जिसका कोई नियम न हो। आवृत्ति का अर्थ ही होता है बार बार। जिस प्रकार घड़ी देखे हैं क्या होती है? 1 से स्टार्ट होगी, फिर 12 बजे तक जाएगी, फिर 12 से 1, 1 से 12, यही बार बार होती है। यानी कि जो गति बार बार रिपीट हो, क्या बाबू, जो बार बार रिपीटेशन हो, उसी गति क्या होती है? तो आवृत्ति गति हो। कोई दिक्कत? और एक होती है ब्राउनियन, क्या बाबू, जो ब्राउनियन होता है इसका अर्थ ही होता है टेढ़ा मेढ़ा गति, यानी कि जो सांप की गति होती कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ये रेखा है, जो ऐसी रेखा, ध्यान दीजिए, जो ऐसी रेखा है, इस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? तो ब्राउनियन गति, यानी कि टेढ़े मेढ़े गति। समझ में आ गया कि नहीं? और जो टेढ़ा मेढ़ा गति होती है उसका बोलते हैं ब्राउनियन गति। यानी कि उम्मीद है कि 12 और 13 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोग 13 क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग पूरा कंप्लीट और अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो जो 14 क्वेश्चन दिया है कि दोलन गति किसे कहते हैं, जो इसमें जो 13 क्वेश्चन था उसमें हम सभी गति कितने प्रकार होते हैं उसकी चर्चा किए हैं कि नहीं। तो लिखा है कि दोलन गति, लिखा है कि दोलन गति किसे कहते हैं। क्या बाबू, क्वेश्चन क्या है कि दोलन गति किसे कहते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पहले आप लोग एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल लेते हैं? झूले की गति। किसकी बाबू? तो झूले की गति। इस बात को ध्यान देना, किसकी गति? झूले की गति। कंफर्म हो गया, किसकी गति? झूले गति। तो आप लोग देखते हैं कि ये क्या हो गई, एक डाली मान लिए, और डाली पे क्या डाल दिए? हम झुलवा डाल दिए, और यहाँ पे एक मुनुआ को बता दिए। कहाँ बता दिए? मुनुआ बैठ गया, ठीक। अब देखते हैं कि जो छोटा सा बालक है झूला बैठा है कि नहीं। तो यहीं से एक बंदा इसको क्या करेगा? पीछे लेकर जाएगा। और जब पीछे लेकर जाएगा, जब यहाँ से छोड़ेगा, तो ये यहाँ से चल कर एक बार यहाँ आएगा, फिर यहीं से आगे जाएगा कि नहीं। यानी कि एक बार यहीं से एक बिंदु से इसको एक व्यक्ति पीछे खींच के लेके जाएगा, और फिर जब छोड़ेगा तो यही बिंदु से होकर ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। यानी कि कंफर्म है कि इधर से आएगा तब भी यहीं से होकर जाएगा, और जब यहाँ से रिटर्न जाएगा तब भी यहाँ से होकर ही जाएगा कि नहीं। तो इससे स्पष्ट हो रही है कि एक बिंदु से सरल रेखा में इधर और उधर दोनों तरफ गति करे। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि दोलन गति किसे कहते हैं। क्या पूछा है कि दोलन गति किसे कहते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ये झूले गति। तो यानी कि एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से सरल रेखा में इधर और उधर दोनों तरफ गति करे, उसे क्या बोलते हैं? दोलन गति। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे उत्तर में कि अगर कोई वस्तु, क्या बाबू, अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, कहां से? एक निश्चित बिंदु से सरल रेखा में, किसमें? सरल रेखा में इधर उधर गति करे। क्या करे बाबू? गति करे। उसे क्या बोलते हैं? उसे दोलन गति कहते हैं।
यहाँ तक की उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस ये ध्यान दीजिए कि जो झूला होता है यहीं से जब इसको इधर ले गए कि नहीं, जब छोड़े हैं तो यहीं से होकर इधर जा रहा है कि नहीं। यानी इससे स्पष्ट हो रही है कि जब ये लड़का इस झूले बैठा है तो जब इसको एक व्यक्ति पीछे खींच के लेके जा रहा है कि नहीं, तो जब छोड़ेगा तो यहाँ से चलकर यहाँ पर आएगा, फिर यहीं से आगे जाएगा कि नहीं। जब फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ जब पीछे जाएगा तो यहाँ से होकर यहाँ तक जाएगा। तो ये स्पष्ट होती है कि एक निश्चित बिंदु से सरल रेखा में दोनों तरफ क्या करे, गति करे। इसी बात को हम क्या कर दिए, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर लिख दिए। बात समझ में आई कि नहीं। यही क्या होती है, दोलन गति। यहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है औसत चाल, ये 15 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग HW में दे रहे हैं और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक उम्मीद है कि जो 15 क्वेश्चन था आप लोग टॉप 15 क्वेश्चन क्लास 9 का पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भर भर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।